गुड इवनिंग छात्रों, कैसे हो आप लोग। काफ़ी समय के बाद मुलाकात हो रही है। आज मैं आप लोगों से केवल इतना पूछूंगा कि आप लोगों ने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है। अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अब उसके रिवीजन की ज़रूरत है। और कोर्स रिवीजन के लिए ये एक ही बार में समझ लीजिएगा कि उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाता है। बाकी जो बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन होते हैं वो तो आप लोग कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में आज हम जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आज हम आप लोगों को त्रिभुज के विषय में ले चलेंगे। और अब हम परीक्षा तक आपको बहुत छोटे छोटे वीडियो आप लोगों को देंगे, जिसे आप लोग मन लगा करके उनको पढ़ें। और आप लोगों का ज़्यादा मन भी परेशान ना हो कि अरे बहुत लंबा वीडियो है, कब तक देखेंगे इसको, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आज हम आप लोगों को लेकर के चल रहे हैं। ये आपका चलता है भैया, किताब देख लेते हैं कौन सा चैप्टर लेंगे हम। ये है त्रिभुज। आपका त्रिभुज का मतलब होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल में सबसे पहली बात तो यह थोड़ी सी चीज़ें ये देख लीजिएगा कि समरूप आकृतियाँ होती हैं, और जो त्रिभुज समरूप है तो कैसे है उसको देखते हैं हम। कोणों के आधार पर निकाल लेते हैं, भुजाओं के आधार पर निकाल लेते हैं। सर्वांगसम है तो कैसा है, त्रिभुज कोणों के आधार पर है या भुजाओं के आधार पर है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन अब सारी चीज़ें आप लोग बहुत विधिवत तैयारी कर चुके हैं, तो मैं आप लोगों को एक सवाल दे रहा हूँ। बहुत ही मस्त सवाल है, फर्स्ट क्लास है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको मैं बताऊँगा। एक चित्र दिया हुआ है, ये देखिए आपका ये चित्र है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका चित्र बन जाता है ए बी और सी। इसके BC के समांतर एक भुजा दी हुई है डी और ई। अब यहां पर भैया दिया हुआ है जो ये AD भुजा है, इसकी दूरी दे रहा है x सेंटीमीटर दूरी दे रहा है। और ये वाली दूरी जो है वो है आपकी x - 2 दे रहा है। फिर ये भुजा है तुम्हारी, इसकी दूरी दे रहा है x - 1, और ये दूरी बनती है आपकी A और E। तो AE दे रहा है x + 2। यहाँ पर तुमने देखा, इसको इधर को लिख देते हैं x - 2, और ये है आपकी x + 2, ये है x और ये है x - 1। तो इसमें इस सवाल में ये कह रहा है, सवाल को लिख देता हूँ, एक बार देख लीजिएगा। ऐसे सवाल दिया होगा परीक्षा में कि चित्र में DE समांतर BC, DE समांतर है BC के। फिर यदि AD ये वाली भुजा ये x दी हुई है, और DB या इसको हम लिख सकते हैं B और D, BD दी हुई है x - 2, और फिर भैया दिया हुआ है AE दी हुई है x + 2, और फिर अगली भुजा दी है E और C, ये दी हुई है x - 1। इस प्रकार से दिया हुआ है। तो कहता है कि इसमें x का मान ज्ञात करो, x की वैल्यू निकालनी है। इस प्रकार से सवाल दिया हुआ है त्रिभुज में आपके, और कहता है कि x की वैल्यू ज्ञात करो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये भुजाएं बता रहा है कि ये समांतर भुजाएं हैं। जब हमारी भुजाएं समांतर है तो यहाँ लिखेंगे हम हल, और हल में ये दिखाएंगे कि DE जो है वो समांतर है B और C के, अर्थात ये भुजा इस भुजा के समांतर है। जब समांतर होगी तो क्या करेंगे, इस भुजा को बटाए इस भुजा के। तो इस भुजा का नाम है AD। क्या नाम है, AD। यहाँ लिखेंगे हम AD बटे DB हो गया।
और इधर बराबर कर देंगे भैया ए ई, और इसका बटा डालेंगे हम ई और सी। हो गया। अब इनकी हम वैल्यू डाल देते हैं। ये वाली यक्स है, और फिर यहाँ पर यक्स माइनस 2 है, और फिर यहाँ यक्स प्लस 2 है, और फिर यहाँ यक्स माइनस 1 है। इस प्रकार से हमारा दर्जा कंप्लीट हुआ। बढ़िया समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तिरछी गुणा। तिरछी गुणा करेंगे जब, तो क्या होगा, x को हम इधर गुणा करेंगे x माइनस 1 से, और इधर लिखेंगे x माइनस 2 को x प्लस 2 से। ये गुणा हो जाएगी। जब गुणा करेंगे भैया इसकी, अब इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको हम मिटाएंगे चित्र से। अब कोई मतलब नहीं रह गया है, अब आप चित्र में विधिवत समझ चुके हैं। तो अब हम इसकी जब गुणा करेंगे तो x को x से जब गुणा करेंगे तो यहाँ बेटा x स्क्वायर होगा, और माइनस का x होगा, फिर बराबर इनकी गुणा करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये लिखा है x माइनस 2 और x प्लस 2। तो यहाँ पर हम करते ये हैं कि ये हमारा वर्गांतर वाला फार्मूला यहाँ फिट बैठ रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस 2 दूनी 4। पक्षांतर कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और बराबर माइनस 4। तो ये तो आप कैंसिल हो गया। यहाँ बचा माइनस का x बराबर माइनस का 4। तो x कैंसिल, तो x की जो वैल्यू आई वो 4 आ गई। इस प्रकार से ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिएगा, और जो टॉपिक इसमें जहाँ पर जो पॉइंट समझ में नहीं आया है वो बताइएगा। आप लोग जब कमेंट करेंगे तो मैं आपको पुनः फिर से बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। और अब चलते हैं आपको लेकर के सवाल नंबर 2 की तरफ। अब आपको लेकर चल रहे हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, जो बिल्कुल सेम पहले वाले प्रश्न से थोड़ा सा हट करके है। इस बार हम समरूप के हिसाब से बताएंगे। प्रश्न कह रहा है, ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ABC और DEF त्रिभुज ABC और DEF समरूप त्रिभुज हैं। जब ये समरूप त्रिभुज हैं तथा कोण A जो है वो दिया हुआ है 57 अंश का। 57 अंश दिया हुआ है, और कोण E जो है वो दिया हुआ है 75 अंश का। तो कहता है कोण C का मान ज्ञात करो। कोण C का मान ज्ञात करो। ये आपका प्रश्न है, ये आपके सामने आया। अब इस प्रश्न में आपको देखना ये है कि हमारे जो त्रिभुज दिए हुए ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हैं। तो देखिएगा, एक त्रिभुज मान लें, छोटा सा बनाएंगे, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं चित्र बना के समझाऊंगा आपको। एक ये त्रिभुज है जिसका नाम है भैया A, B और C। फिर ये त्रिभुज आपका है D, E और F। ये दो त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है, सवाल में हम हल करेंगे जब, तो इसमें दिखाएंगे त्रिभुज ABC ये समरूप है त्रिभुज DEF के। ये दोनों समरूप हैं, और जब ये समरूप हैं तो हम जानते हैं, इसलिए जो कोण A है वो कोण D के बराबर होगा। कोण D, कोण B जो है वो कोण E के बराबर होगा, तथा कोण C जो है
वो कोण एफ के बराबर होगा। समरूपता का यही नियम होता है। तो हमारा ये जो ए कोण है, ये कोण इस डी के बराबर है। कोण बी जो है वो कोण ई के बराबर है। कोण सी जो है वो कोण एफ के बराबर है। ये मेरा सवाल कह रहा है, ठीक है। तो कोणों के आधार पर ये हमारे दोनों त्रिभुज समरूप हैं, जैसा कि प्रश्न में बताया गया है। तो भैया देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है कोण ए का मान, ये है कोण हमारा ए। तो जो कोण ए का मान है वो दिया हुआ है 57 अंश। इसका मतलब जब ए 57 है तो डी के बराबर है, इसका मतलब कोण डी हमारा जो है वो भी 57 अंश ही होगा। इसका मतलब कोण ए कोण डी बराबर है 57 के। फिर कह रहा है ये यहाँ पर कोण दिया हुआ है ई, कोण ई। अब ध्यान देना है, यहाँ पर जो ये कोण ई है ये है 75, 75 अंश का। तो जब ये कोण हमारा 75 अंश का है तो इधर देखिएगा कोण ई जो है वो कोण बी के बराबर है। इसका मतलब हमारा कोण बी जो है वो भी 75 अंश ही होना चाहिए। अब आप लोग जानते हैं भैया, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है भाई कि हमारा कोण ए, इसलिए कर देते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये बराबर जाएगा 180 अंश। अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा, इतना तो बढ़िया समझ में आया होगा। अब कोण ए जो है वो हमारा 75 अंश का है, तो यहाँ लिख देते हैं कोण ए की जगह पर 57 है, 75 नहीं भैया 57 अंश है। और कोण जो हमारा बी है वो कोण ई के बराबर है, जिसकी वैल्यू है 75 अंश। और प्लस कोण सी हमें पता नहीं है भाई, तो इस कोण सी को हमको निकालना होता है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 और 5 12, और 7 5 12 और 1 हासिल 13, 132 अंश के हमारी ये दो कोण हो गए। अब इनको हम पक्षांतर करेंगे, थोड़ा हटके लिखेंगे इधर को, तो कोण सी जो होगा वो 180 माइनस 132। समझ में आ गया। अब हम इसको घटाएंगे तो कोण सी का जो मान आएगा, 10 से 2 गया 8 बचा, 7 से 3 गया तो 4 बचा, तो 48 अंश आ जाता है। उम्मीद है ये सवाल भी आपको बहुत अच्छा समझ में आया। फिर से एक बार देख लीजिएगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज हैं, तथा पहले त्रिभुज का जो कोण A है वो 57 अंश का है और दूसरे त्रिभुज का जो कोण E है वो 75 अंश का है। तो कहता है कोण C का मान ज्ञात करो। तो भैया हमने बताया कि इसमें समरूपता का नियम लगाएंगे तो समरूप त्रिभुज तभी होंगे जब या तो उनकी भुजाएं बराबर हो या उनके कोण बराबर हो। A to Z कैसे भी निकालो। तो यहाँ पर हमने देखा कि कोण समरूप है, तो इसलिए कोण A जो है ये कोण D के बराबर है, कोण B कोण E के बराबर है, कोण C कोण F के बराबर है। तो जब A D के बराबर है इसका मतलब है कोण D की वैल्यू और A की वैल्यू बराबर होगी 57 जो दी हुई है। फिर इसी प्रकार से कोण B कोण E के बराबर है और कोण E की वैल्यू 75 अंश दी हुई है, इसका मतलब हमारा कोण B जो है वो भी 75 अंश का हुआ। अब हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। क्लियर है। तो जब 180 अंश होता है तो यहाँ पर कोण A की वैल्यू डाली गई, कोण B की वैल्यू डाली गई और कोण C तो पूछ ही रहा है भैया, बराबर में इनको दिखा दिया गया 180। अब इन दोनों कोणों को जो हमने जोड़ा, इनको जब जोड़ दिया गया तो वो आ गया आपका 132 अंश। अब 132 अंश को जब हम पक्षांतर करके ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस होगा। तो जब माइनस हुआ तो 180 से 132 जब हम घटाएंगे तो 48 अंश आ जाता है। इस प्रकार से कोण C की वैल्यू आपकी आ गई। आप लोग इसको नोट कर लें भैया, बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि परीक्षा आपका एक एक पल बस बहुत ही कीमती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, तब तक इसको नोट करो। और भैया जो बच्चे ये समझते हैं कि अभी तक तो हमने कुछ पढ़ाई नहीं की, कोई काम नहीं किया, कोई तैयारी नहीं की और परीक्षा सर पे आ गई है, तो
ये अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि 2 महीने का समय भी बहुत होता है। 2 महीने में आप कुछ भी कर सकते हैं। बस तुम्हें दृढ़ संकल्प और विश्वास की ज़रूरत है। तुम्हारे दिमाग में विश्वास जगाने की ज़रूरत है। और यदि तुम्हारे दिमाग में विश्वास आ गया, दृढ़ संकल्प ले लिया तुमने कि हम 2 महीने में सब कुछ कर सकते हैं, तो कोई रोक नहीं सकता। आप भी जो है कुल मिला के 90 नहीं तो 80+ जरूर जाएंगे, ये मेरा वादा है। और मेरे साथ जुड़िए, जुड़ते रहिए लगातार। मैं आपको अब रेगुलर छोटा सा वीडियो डेली दूंगा आपको शाम के समय। 100% मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरा वादा है। और उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा जो निरंतर अभ्यास में लगे रहे हैं, बढ़िया पढ़ाई बढ़िया तैयारी किए हैं, उन लोगों को जो चैप्टर ज़्यादा बेहतर समझ में नहीं आया है या वो समझ नहीं पाए हैं, तो उसके पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आधी छोड़ पूरी पर धावे, आधी मिले न पूरी पावे। इसलिए जितना है उसको और मजबूत करो। जो तुम्हें आ रहा है उसको और मेहनत करके उसको बिल्कुल कंठस्थ कर लो, कंप्लीट कर लो। और जो समझ में नहीं आ रहा है उसको समझने का प्रयास हल्के से करिए। नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल छोड़ दो उसको, लेकिन उसको समझने का प्रयास बिल्कुल हट करके करना है आपको। बाकी जितना कंप्लीट है, जितना तैयार है, उसको और जो तुम पकड़ चुके हो उसको वो छूटने ना पाए, ऐसी कोशिश करिए। निरंतर लगातार अपने अभ्यास पे लगे रहिए। जितने ज़्यादा अभ्यास करोगे उतने ज़्यादा गणित आपके समझ में आएगी। क्योंकि अन्य विषय तो रटने वाले होते हैं। हिंदी है आपने रट लिया, विज्ञान है आपने रट लिया, सामाजिक विज्ञान है रट लिया। आपने देखा होगा इन सब में लिखा होता है अध्याय और पाठ। लेकिन आपका गणित एक ऐसा विषय है जिसमें लिखा होता है भैया प्रश्नावली या अभ्यास। अभ्यास का मतलब है कि आप अभ्यास करते रहिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए। जितना अभ्यास करोगे उतना गणित आपके समझ में आएगी। और जो आपकी पुस्तक होती है उसमें कभी भी अध्याय नहीं लिखा होता है, पाठ नहीं लिखा होता है, लिखा होता है प्रश्नावली। इसका मतलब वो प्रश्नों का संग्रह है। उस संग्रह से आपको अपने दिमाग में कलेक्शन करना होता है कि उसकी छवि अपने दिमाग में बिठानी होती है कि कैसा सवाल है। अगर वो हमारे सामने आए तो तुरंत आपके समझ में आ जाए कि इसमें कौन सा फार्मूला लगना चाहिए, क्योंकि वो सारे फार्मूले आपको तैयार करने की ज़रूरत है। आज आपको केवल इतना ही बताऊंगा कि बस जो पकड़े हो उसको मजबूती से पकड़े रहो। जहाँ भी पढ़ रहे हो, जैसा भी पढ़ रहे हो, निरंतर परीक्षा तक लगातार पढ़ते रहिए। यूट्यूब पर जाइए, देखिएगा आप। जिसका वीडियो आपको अच्छा पसंद आए, जो अच्छा लगे कि ये बहुत अच्छा हमें समझा रहे हैं, बहुत सारे सर हैं जो आपको गणित बता रहे हैं, लेकिन आप तो उसी का पढ़ेंगे जो आपके समझ में बेहतर आ रहा होगा। मैं नहीं कहता कि आप मेरा ही वीडियो पढ़िए। आपके हित के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप कई लोगों के वीडियो देखो, जिसका समझाने का मेथड आपके समझ में आए, वही अच्छा टीचर है। धन्यवाद। गुड नाइट।